हेलो दोस्तों, क्या आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं? क्या आप उनके व्यवहार, उनकी सोच और उनकी असली मंशा को पहचानना चाहते हैं? हम हर दिन अनगिनत इंसानों से मिलते हैं। कुछ हमें पसंद आते हैं, कुछ नहीं। कुछ हमें समझ में आते हैं, कुछ हमें कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान आखिर बिहेव कैसे करते हैं? क्यों कुछ लोग इतने चार्मिंग और इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जबकि कुछ की बातें सुनकर ही इरिटेशन होने लगता है? क्यों कुछ लोग दूसरों को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं और कुछ बार बार धोखा खा जाते हैं? ये सब कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजी है, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। यह किताब हमें सिखाती है कि इंसान का नेचर प्रिडिक्टेबल है, और अगर हम इसे समझ लें तो हमारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल करियर, अगर आपको लोगों की असली नेचर की नॉलेज होगी तो आप हर सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। इस किताब के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन हैं, जो अपनी डीप रिसर्च और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसमें इंसानी साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, पावर डायनामिक्स और बिहेवियर पैटर्न्स को डिकोड किया है, जिसे समझकर हम अपनी लाइफ में एक नया लेवल अचीव कर सकते हैं। इमेजिन करें, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। वो बहुत फ्रेंडली दिखता है, लेकिन कुछ ही समय में आपको लगता है कि वो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है। या फिर कोई आपका अच्छा दोस्त आपको हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा था। ऐसे मोमेंट्स में हम सोचते हैं, काश मैं पहले ही समझ पाता। और यही कमी हम अपनी लाइफ में बार बार महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम इंसानों की साइकोलॉजी को सही से समझ लें तो ना सिर्फ हम अपने आसपास के लोगों को डिकोड कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी एक बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग हर जगह अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, कोई पार्टी हो या फिर सोशल मीडिया? जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। ये सिर्फ लक नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंस छुपा हुआ है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यही सिखाती है कि कैसे कुछ लोग दूसरों के इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कुछ लोग पावर को अपनी एडवांटेज में यूज करते हैं, और कैसे हम इन पैटर्न्स को पहचान कर अपनी जिंदगी को कंट्रोल में ले सकते हैं। इंसानों के बिहेवियर को समझना सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल की स्ट्रेटजी है। अगर आप लोगों की इंटेंशंस, इमोशंस और उनके हिडन मोटिव्स को डीकोड कर सकते हैं, तो कोई आपको इजीली फूल नहीं कर सकता। आप अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं और हर सिचुएशन में खुद को पावरफुल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इस अमेजिंग बुक का डीप डाइव समरी करने वाले हैं, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे आप दूसरों की ट्रू नेचर को पहचान सकते हैं, कैसे खुद की इमोशनल वीकनेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसे मिस करते हैं तो आप उस पावर को खो देंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। अब चलिए डाइव करते हैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की इस शानदार जर्नी में, जहां हम इंसान की साइकोलॉजी के सबसे गहरे सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। चैप्टर 1, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, अतार्किकता का नियम। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना ठोस वजह के गुस्सा कर बैठते हैं? क्यों हम में से कई लोग अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बाद में हमें पछतावे की ओर ले जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हम किसी चीज को एक नजरिए से देखने लगते हैं और उसी पर अड़ जाते हैं, भले ही हकीकत कुछ और हो? यह सब इंसानी स्वभाव की एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। हम सभी किसी न किसी हद तक इरेशनल होते हैं, और जब हम यह मान लेते हैं कि हम पूरी तरह से लॉजिकल हैं, तब असल में हम सबसे ज्यादा भ्रम में होते हैं। हम अपने चारों तरफ देखें तो पाएंगे कि दुनिया में बड़े बड़े फैसले भी केवल तर्क के आधार पर नहीं लिए जाते। लोग राजनीति में, बिजनेस में, रिश्तों में और अपने करियर में भी ऐसे निर्णय लेते हैं जो अक्सर उनकी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। फिर भी हर कोई यह मानता है कि उसने बहुत सोच समझकर और लॉजिकल निर्णय लिया है। एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान और शिक्षित है, फिर भी कभी कभी क्रोध में आकर ऐसा काम कर बैठता है जो उसके लिए हानिकारक साबित होता है। एक व्यापारी जो सालों से अपने बिजनेस में सफल है,
लेकिन एक बार लालच में आकर कोई गलत निवेश इन्वेस्टमेंट कर लेता है और सब कुछ खो बैठता है। एक नेता जो अपनी दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है, मगर जब ईगो उसके ऊपर हावी हो जाता है तो वह गलत निर्णय लेकर अपनी रेपुटेशन को धूमिल कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी दिमाग में भावनाएं तर्क से अधिक प्रभावी होती हैं। जब हम किसी चीज को लेकर भावुक होते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे सही ठहराने के लिए कोई ना कोई तर्क गढ़ लेता है, चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो। इसे रैशनलाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने गलत फैसलों को भी सही साबित करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें स्वीकार करें और सुधारने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं। अगर वह कोई गलती करता है तो आप उसे नजरअंदाज कर देंगे या उसे माफ करने के बहाने ढूंढ लेंगे। लेकिन वही गलती अगर कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसे आप पसंद नहीं करते तो आपको वह बहुत बड़ी लगने लगेगी। यह दर्शाता है कि हम चीजों को निष्पक्ष होकर नहीं देखते, बल्कि हमारी भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं। इसी तरह जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारा दिमाग उसी डर को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढने लगता है। अगर हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं तो हम उन सभी कारणों पर ध्यान देने लगते हैं जो हमारी असफलता को सिद्ध कर सकते हैं। ये इमोशनल थिंकिंग हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम सच में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं हैं। हमें खुद को यह सवाल पूछना होगा, क्या मेरा यह निर्णय किसी भावना से प्रभावित है? अगर हां, तो हमें एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा। कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ है, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को अलग रखकर सोचें तो हो सकता है कि वह वास्तव में हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें यह लगता है कि हमने सही प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अगर हम शांत दिमाग से सोचें तो हमें अपनी गलती का एहसास हो सकता है। स्वयं को भावनाओं से मुक्त करने की कला, महान लीडर्स और सफल लोग एक खास चीज में माहिर होते हैं। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। वे यह समझते हैं कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा रुककर, गहरी सांस लेकर और तर्कसंगत सोच अपनाकर फैसला लेना बेहतर होता है। जब भी हम किसी भावना से प्रेरित होकर कोई निर्णय लेने वाले हों तो हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं इस स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख रहा हूं? क्या मेरा निर्णय किसी डर, लालच, क्रोध या अहंकार से प्रभावित हो रहा है? अगर कोई और मेरी जगह होता तो वह क्या करता? अगर हम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दे सकते हैं तो हम अपने इर्रेशनल बिहेवियर को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इर्रेशनलिटी केवल दूसरों में नहीं होती, यह हमारे अंदर भी होती है। अगर हम यह मान लें कि हम भी गलत सोच सकते हैं तो यही पहला कदम होगा अपने दिमाग को अधिक रैशनल बनाने की ओर। भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे अपने निर्णयों पर हावी होने दें तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता का नियम। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहता है, जो हर बात में खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को समझने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचता है? अगर हां, तो आपने आत्ममुग्धता, नार्सिसिज्म को करीब से देखा है। हम सभी अपने बारे में सोचते हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन कुछ लोग खुद को लेकर इतने अधिक केंद्रित होते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं, विचारों और परेशानियों को देख ही नहीं पाते। वे अपने छोटे से दायरे में जीते हैं, जहां उनकी दुनिया का केंद्र केवल मैं होता है। यही आत्ममुग्धता है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ऐसे लोग हमेशा अपने बारे में बात करते हैं। अगर आप उन्हें अपनी किसी समस्या के बारे में बताएंगे तो वे तुरंत उसे अपनी किसी और बड़ी समस्या से जोड़कर बताने लगेंगे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी चीज उनकी खुद की छवि होती है। आत्ममुग्धता केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो दूसरों के सामने खुद को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत गहरे स्तर पर हर इंसान के अंदर पाई जाती है।
हम सब किसी न किसी रूप में आत्ममुग्ध होते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से आत्ममुग्ध होते हैं वे इस भावना को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। उनके लिए दुनिया केवल उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बचपन में हर बच्चा स्वाभाविक रूप से आत्मकेंद्रित होता है। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी दुनिया बस वही होती है। वह यह नहीं समझ पाता कि उसके माता पिता भी थक सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, एम्पैथी विकसित करनी चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि हर कोई अपनी परेशानियों और खुशियों के साथ जी रहा है और हम अकेले इस दुनिया के केंद्र में नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग इस बदलाव से नहीं गुजरते। वे उसी आत्मकेंद्रित सोच के साथ बड़े होते हैं। यह कई कारणों से हो सकता है। शायद उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा यह महसूस कराया कि वे खास हैं, कि वे दूसरों से बेहतर हैं, या फिर हो सकता है कि वे अपने बचपन में उपेक्षित, निग्लेक्टेड रहे हों और इसलिए वे अब दुनिया से वही प्यार और ध्यान पाने की कोशिश कर रहे हों जो उन्हें पहले नहीं मिला। कुछ लोग अपने जीवन के संघर्षों से इतनी गहराई से प्रभावित होते हैं कि वे हर चीज को अपने दर्द के चश्मे से देखने लगते हैं। अगर वे किसी कठिन समय से गुजरे हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि दुनिया उनके साथ अन्याय कर रही है और इसलिए वे अपने दुख को बाकी सभी चीजों से ऊपर रखते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष होता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल नहीं है। वे अक्सर अपनी ही कहानियां सुनाने में व्यस्त रहते हैं। वे आपकी बातों को काटकर अपनी बात रखना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें कोई सुझाव दें तो वे उसे नजरअंदाज कर देंगे या फिर इसे ऐसे लेंगे जैसे आप उनकी आलोचना कर रहे हों। उन्हें लगातार प्रशंसा, वैलिडेशन की जरूरत होती है और अगर वे इसे नहीं पाते तो वे चिढ़ जाते हैं। वे खुद को दुनिया से अलग और विशेष मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा दूसरों से बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो वे उसे पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी गलतियों को उजागर करे तो वे तुरंत रक्षात्मक, डिफेंसिव हो जाते हैं या उस व्यक्ति को अपना दुश्मन मान लेते हैं। आत्ममुग्धता का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह इंसान के रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति कभी भी किसी रिश्ते में बराबरी का संतुलन, बैलेंस बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी चीज केवल खुद की छवि होती है। वे अपने पार्टनर की भावनाओं को नहीं समझते और अपने दोस्तों से भी सिर्फ उतना ही रिश्ता रखते हैं जितना उनके लिए फायदेमंद हो। सच्चाई यह है कि आत्ममुग्धता एक स्पेक्ट्रम पर होती है। हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत आत्ममुग्धता का भाव होता है, लेकिन कुछ लोग इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि वे दूसरों के लिए जहरीले, टॉक्सिक बन जाते हैं। वे केवल अपनी दुनिया में जीते हैं और बाकी सबको अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सच में खुद को आत्ममुग्धता से बचाना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हम अकेले इस दुनिया में नहीं हैं। हमें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना हम अपनी भावनाओं को देते हैं। पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हम भी कभी कभी आत्ममुग्ध होकर सोचते हैं। जब हम किसी बातचीत में होते हैं तो हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं सामने वाले की भावनाओं को भी उतना ही महत्व दे रहा हूं जितना मैं अपनी भावनाओं को दे रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो हमें खुद को बदलने की जरूरत है। हमें दूसरों की बातों को सुनने की आदत डालनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान अपनी परेशानियों से गुजर रहा है और हमें हमेशा अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। आत्ममुग्धता का दूसरा पहलू यह भी है कि हमें ऐसे लोगों से बचना होगा जो अत्यधिक आत्ममुग्ध हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो केवल खुद की तारीफ करता है और आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है। आत्ममुग्धता इंसानी स्वभाव का एक हिस्सा है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाती है तो यह न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर हम सच में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो हमें खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की जिंदगी में उसकी अपनी समस्याएं और संघर्ष हैं।
जब हम आत्ममुग्धता से बाहर निकलकर एक संतुलित और संवेदनशील इंसान बनते हैं, तब हम केवल खुद को नहीं बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। असली समझदारी इसी में है कि हम खुद को दूसरों की भावनाओं से जोड़ सकें और अपनी दुनिया को सिर्फ मैं से हटाकर हम की ओर ले जा सकें। चैप्टर 3 द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग असल में वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं? हम में से हर कोई एक भूमिका निभा रहा है, एक ऐसा चेहरा दिखा रहा है जो समाज को स्वीकार्य हो, जो लोगों को पसंद आए। लेकिन क्या होगा अगर हम इस खेल को समझ जाएं और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख लें? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग हमेशा अपने वास्तविक रूप को छुपाने की कोशिश करते हैं। वे वह चेहरा नहीं दिखाते जो वे सच में हैं, बल्कि वह दिखाते हैं जो उन्हें दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरी लगता है। समाज में हर व्यक्ति एक रोल निभा रहा होता है, एक ऐसा किरदार जिसे वह खुद ने चुना है या जिसे परिस्थितियों ने उसे निभाने पर मजबूर कर दिया है। आप किसी भी पेशे को देख लें, एक राजनेता जनता को प्रभावित करने के लिए एक अलग चेहरा अपनाता है। एक अभिनेता केवल पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक भूमिका निभाता है। एक बिजनेसमैन अपने ग्राहकों के सामने हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है, भले ही अंदर से वह डरा हुआ हो। हम सभी जाने अनजाने इस खेल का हिस्सा हैं। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसके वास्तविक स्वभाव को नहीं देखते। हम उसकी मुस्कान, उसके शब्दों और उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। हमें लगता है कि वही उसका असली रूप है, लेकिन अक्सर यह केवल एक मुखौटा, मास्क होता है। लोग अपने अंदर छिपी असलियत को बाहर नहीं आने देते, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर दुनिया ने उन्हें उनकी असली पहचान में देख लिया तो शायद उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। हर इंसान का असली स्वभाव तभी दिखता है जब वह अकेला होता है। जब कोई हमें देख नहीं रहा होता, तब हम असल में वैसे होते हैं जैसे हम हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावटी मुस्कान के। लेकिन जैसे ही हम किसी के सामने आते हैं, हमारा रोल प्लेइंग शुरू हो जाता है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित करते हैं, अपने शब्दों को तौलते हैं और खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसा हमें लगता है कि सामने वाले को पसंद आएगा। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें अनुशासित, डिसिप्लिन्ड दिखना पड़ता है, भले ही हमारा मन शरारत करने का हो। जब हम नौकरी पर जाते हैं तो हमें हमेशा प्रोफेशनल और आत्मविश्वासी दिखना होता है, भले ही अंदर से हम घबराए हुए हों। जब हम समाज में होते हैं तो हमें अच्छा, दयालु और समझदार दिखना होता है, भले ही हमारे मन में असली भावनाएं कुछ और ही चल रही हों। लोग भूमिकाएं इसलिए निभाते हैं क्योंकि यह उन्हें समाज में स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस दिलाती है। एक कर्मचारी अपने बॉस के सामने एक आदर्श कर्मचारी की भूमिका निभाता है। एक नेता जनता के सामने एक ईमानदार व्यक्ति का मुखौटा पहनता है, और एक दोस्त भी कभी कभी अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाकर वही दिखाता है जो उसके दोस्त को अच्छा लगे। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हम इन भूमिकाओं के जाल में फंस चुके हैं? क्या हम अपने असली स्वभाव से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम असल में कौन हैं? अगर आप लोगों को ध्यान से देखें तो आप यह समझ सकते हैं कि कौन अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा है और कौन सच बोल रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वह अंदर से असुरक्षित, इनसिक्योर हो। जब कोई बहुत अधिक दयालु बनने की कोशिश करता है तो संभव है कि वह अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा हो। लोगों के चेहरे पर लिखी गई मुस्कान हमेशा उनके मन की सच्चाई को नहीं दिखाती। कभी कभी उनकी आंखों में छुपा डर, उनके हाथों की हल्की सी हलचल, उनकी आवाज का कंपन, यह सब उनके अंदर छुपे सच को उजागर कर सकता है। लेकिन इस खेल में केवल दर्शक बनकर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस नियम को समझ जाएं तो आप इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको किसी से कुछ हासिल करना हो तो आप भी अपनी भूमिका को इस तरह से ढाल सकते हैं कि सामने वाला आपके प्रभाव में आ जाए। आप अपने शब्दों, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने हाव भाव का इस्तेमाल करके लोगों को वह दिखा सकते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है,
क्या हमें भी इस खेल का हिस्सा बनना चाहिए? क्या हमें भी एक मुखौटा पहनकर समाज में अपनी जगह बनानी चाहिए? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। अगर आप इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि रोल प्लेइंग इस समाज का हिस्सा है। आपको यह सीखना होगा कि कब और कैसे खुद को इस खेल में शामिल करना है। अगर आप एक नौकरी के इंटरव्यू में हैं तो आप अपना आत्मविश्वास दिखाएंगे, भले ही आप अंदर से नर्वस हों। अगर आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आप अपनी भाषा और व्यवहार को इस तरह से ढालेंगे कि वह आपसे प्रभावित हो। लेकिन साथ ही आपको यह भी याद रखना होगा कि कहीं यह भूमिका आपकी असली पहचान को न दबा दे। अगर आप हमेशा एक मुखौटा पहने रहेंगे तो एक समय आएगा जब आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप असल में कौन हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप इस नियम को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी असली पहचान को भी न भूलें। दुनिया एक मंच है और हम सभी इस मंच पर अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। कोई यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह बहुत सफल है, कोई यह साबित करने में लगा है कि वह बहुत खुश है, और कोई अपने दुख को छुपाकर मुस्कान का मुखौटा पहने हुए है। लेकिन अगर आप इस खेल को समझ जाइए तो आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप यह समझने लगते हैं कि लोग केवल वही नहीं हैं जो वे दिखते हैं, बल्कि उनके पीछे भी एक असली चेहरा छुपा है, तब आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप झूठी मुस्कानों के पीछे का दर्द देख सकते हैं, बनावटी आत्मविश्वास के पीछे की असुरक्षा महसूस कर सकते हैं, और दिखावे के शब्दों के पीछे छुपी सच्चाई को पहचान सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो केवल उसकी कही हुई बातों पर ध्यान न दें, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करें कि वह किस भूमिका को निभा रहा है। और सबसे जरूरी बात, इस दुनिया में अपनी भूमिका को इस तरह निभाएं कि आप खुद को भी न भूलें, क्योंकि असली जीत इसी में है कि आप दुनिया के इस खेल को खेलें, लेकिन अपनी असल पहचान को खोए बिना। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ एनवी, ईर्ष्या का नियम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपके आसपास सफल होता है तो आपको खुशी कम और बेचैनी ज्यादा होती है? क्या आप कभी अपने ही किसी दोस्त की तरक्की देखकर असहज महसूस करने लगते हैं? यह कोई मामूली भावना नहीं है, बल्कि यह ईर्ष्या, एनवी है, एक ऐसा जहर जो इंसान के मन को धीरे धीरे खा जाता है। हम इंसान अपने स्वभाव से ही एक दूसरे की तुलना करने के आदी हैं। जब हम किसी को खुद से आगे बढ़ते देखते हैं तो हमारे मन में दो तरह की भावनाएं जन्म लेती हैं। या तो हम उनकी सफलता से प्रेरित होते हैं या फिर अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। ईर्ष्या कोई नई चीज नहीं है, यह उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की सभ्यता। इतिहास में देखें तो पाएंगे कि सबसे बड़े युद्ध, षड्यंत्र और धोखाधड़ी के पीछे अक्सर ईर्ष्या ही रही है। कई बार ईर्ष्या इतनी गहरी होती है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते। हम सोचते हैं कि किसी की सफलता हमें प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब वही व्यक्ति हमसे आगे निकल जाता है तो हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। हम खुद से सवाल पूछते हैं, मैं क्यों नहीं? मेरे पास यह क्यों नहीं? उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर सका? और यहीं से शुरू होता है ईर्ष्या का खेल। ईर्ष्या का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देती है। यह हमें दूसरों की उपलब्धियों पर ध्यान देने और अपनी खुद की क्षमता को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर कर देती है। हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा ध्यान इस पर होता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है और हमें उससे आगे कैसे निकलना है। अगर हम अपने आसपास ध्यान दें तो पाएंगे कि लोग ईर्ष्या को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। कुछ इसे खुले तौर पर दिखाते हैं, वे आपकी सफलता को कम आंकेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या आपकी उपलब्धियों को सिर्फ किस्मत कहकर टाल देंगे। लेकिन कुछ लोग इसे छुपा लेते हैं, वे आपकी तारीफ तो करेंगे लेकिन उनकी आंखों और शब्दों में एक छुपा हुआ दर्द होगा। वे आपकी मदद करने का दिखावा तो करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर चाहेंगे कि आप असफल हो जाएं। ईर्ष्या केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह कार्यस्थलों में, दोस्ती में, रिश्तों में और यहां तक कि परिवारों में भी देखने को मिलती है। अक्सर भाई बहनों में, सहकर्मियों में, यहां तक कि सबसे करीबी दोस्तों में भी यह भावना पनपती है। किसी का प्रमोशन हो जाए
किसी को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, कोई अपनी पसंद का करियर बना ले, बस यही वो क्षण होते हैं जब ईर्ष्या चुपके से हमारे मन में जगह बना लेती है। लेकिन क्या ईर्ष्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि यह इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। अगर हम समझ जाएं कि ईर्ष्या हमें हमारी खुद की क्षमता से भटकाने का काम करती है, तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ईर्ष्या को नकारात्मक भावना बनाने के बजाय इसे प्रेरणा का स्रोत बनाया जा सकता है। अगर कोई हमसे बेहतर कर रहा है तो हम उससे सीख सकते हैं, न कि उससे जल सकते हैं। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वे केवल अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी सफल हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ईर्ष्या को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने दूसरों की सफलता से सीखने की आदत डाली, न कि उसे देखकर खुद को कोसने की। इसलिए अगली बार जब आप किसी की सफलता देखकर असहज महसूस करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इस भावना को अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर हां, तो इसे प्रेरणा बनाइए, और अगर नहीं तो इसे तुरंत अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि ईर्ष्या में जलते रहने से कोई आगे नहीं बढ़ता, बल्कि जो इसे पहचान कर काबू कर लेता है वही असली विजेता होता है। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता का नियम। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपके खिलाफ चुपचाप साजिश रच रहा है? क्या आप कभी किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों के पीछे छिपे गुस्से और जलन को महसूस कर पाए हैं? दुनिया में हर इंसान आक्रामकता, एग्रेशन को अलग अलग रूपों में जीता और व्यक्त करता है। कुछ इसे खुलकर दिखाते हैं तो कुछ इसे मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। लेकिन एक बात तय है, आक्रामकता हमारे जीवन का हिस्सा है और इसे समझना हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। आक्रामकता को अक्सर गलत समझा जाता है। जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हिंसा, गुस्सा और शारीरिक संघर्ष की छवि बनती है। लेकिन असली आक्रामकता हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। यह कई बार बहुत सूक्ष्म, सटल और छुपी हुई होती है। यह केवल शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि शब्दों, भावनाओं और मानसिक खेलों, माइंड गेम्स के रूप में भी सामने आती है। कुछ लोग आक्रामकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ इसे नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। समाज में हर इंसान के भीतर एक न एक रूप में आक्रामकता मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ इसे नियंत्रित और सही दिशा में मोड़ना जानते हैं, जबकि कुछ इसे दूसरों के खिलाफ नफरत और बदले की भावना में बदल देते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें विनम्र, पोलाइट और शांत रहना चाहिए। हमें अपने गुस्से को दबाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में गुस्से को दबाना सही तरीका है, या फिर हमें इसे समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए? जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो हमें कई तरह की आक्रामकता देखने को मिलती है। कुछ लोग सीधे टकराव, कॉन्फ्रंटेशन में विश्वास रखते हैं। वे अपने गुस्से को खुलकर जाहिर करते हैं, बिना किसी डर के। वे बहस करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए जोर लगाते हैं और कभी-कभी लड़ाई तक करने को तैयार हो जाते हैं। ये खुले रूप में दिखने वाली आक्रामकता होती है, जिसे पहचानना आसान होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आक्रामकता को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। वे इसे छुपाकर रखते हैं, अपनी नाराजगी को मीठे शब्दों और दिखावे की मुस्कान में लपेटकर पेश करते हैं। छुपी हुई आक्रामकता, पैसिव एग्रेशन, सबसे खतरनाक होती है। ऐसे लोग सीधे लड़ाई नहीं करते, बल्कि दूसरों के खिलाफ गुप्त रूप से साजिशें रचते हैं। वे दूसरों की सफलता में अड़चन डालते हैं, पीठ पीछे बुरा बोलते हैं और दिखावे के रिश्ते निभाते हैं। वे कभी खुलकर अपना गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन उनके मन में जलन और नफरत पलती रहती है। वे सामने से तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपकी नाकामयाबी का इंतजार भी करेंगे। कई बार हम खुद भी इस आक्रामकता का शिकार होते हैं। जब हमें दबाया जाता है, जब हमें अनदेखा किया जाता है, जब हमारी मेहनत का श्रेय कोई और ले लेता है, तब हमारे अंदर भी आक्रामकता जन्म लेती है। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं। क्या हम इसे सही दिशा में मोड़ते हैं या इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं? जो लोग आक्रामकता को समझ जाते हैं और इसे नियंत्रित कर लेते हैं, वे समाज में
अपनी एक मजबूत पहचान बना पाते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेता, बिजनेसमैन और प्रभावशाली लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी आक्रामकता को सही दिशा में मोड़ने की कला सीख ली थी। वे अपने गुस्से और आक्रामक ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय इसे अपने लक्ष्यों को पाने में लगाते थे। उन्होंने टकराव से बचने के बजाय उसका सामना करना सीखा। आक्रामकता को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि यह हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है, लेकिन इसे समझकर, इसे सही दिशा में इस्तेमाल करके हम इसे अपनी ताकत बना सकते हैं। जब कोई हमें चुनौती देता है, जब कोई हमें कमजोर साबित करने की कोशिश करता है, तो हमें उस ऊर्जा को अपने आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाना चाहिए, न कि उसे नफरत और बदले की भावना में बर्बाद करना चाहिए। इसीलिए अगली बार जब आपको अपने भीतर गुस्से की लहर महसूस हो, तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे बेकार की लड़ाई में बर्बाद करने वाला हूं, या इसे अपनी सफलता का हथियार बनाने वाला हूं? क्योंकि आक्रामकता को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही असली विजेता होता है। चैप्टर 6, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, भीड़ का अनुसरण करने का नियम। क्या आपने कभी खुद को किसी भीड़ का हिस्सा बनते हुए पाया है, बिना यह सोचे कि आप सच में ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कभी किसी ट्रेंड को सिर्फ इसलिए अपनाया है क्योंकि बाकी सब वही कर रहे थे? हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच ये है कि समाज, संस्कृति और हमारे आसपास मौजूद लोग हमें उस दिशा में धकेलते हैं जहां हम बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यह एक अदृश्य ताकत है जो हमारी सोच, हमारी पसंद और यहां तक कि हमारे सपनों को भी नियंत्रित करती है। हम इंसान सामाजिक प्राणी, सोशल बीइंग्स हैं। हम जन्म से ही एक समुदाय का हिस्सा होते हैं और हमें इस बात की परवाह होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम यह नहीं चाहते कि हमें अलग या अजीब समझा जाए। इसी वजह से कई बार हम अपने असली विचारों और इच्छाओं को दबाकर वही रास्ता चुनते हैं जो बाकी सब ने चुना है। यह भीड़ के प्रभाव, हर्ड मेंटालिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। भीड़ का अनुसरण करना हमेशा बुरा नहीं होता। इतिहास में कई बार समाज के नियम और परंपराएं हमें सुरक्षा और स्थिरता, स्टेबिलिटी देने में मदद करती हैं, लेकिन जब यह अनुसरण आंख मूंद कर किया जाता है, बिना तर्क और समझ के, तब यह खतरनाक हो सकता है। जब हम सिर्फ इसलिए कोई फैसला लेते हैं क्योंकि सब यही कर रहे हैं, तब हम अपनी खुद की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि यह प्रवृत्ति हमारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाना ही सफलता की निशानी है। कॉलेज में हमें वही कोर्स चुनने के लिए कहा जाता है जो सेफ हो, भले ही हमारी असली रुचि किसी और चीज में हो। जॉब में हम वही काम करते हैं जो समाज में सम्मानित माना जाता है, बिना यह सोचे कि क्या वह वास्तव में हमें खुशी देता है। सोशल मीडिया इस नियम का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब कोई नया ट्रेंड आता है तो लोग बिना सोचे समझे उसे फॉलो करने लगते हैं। कोई नया फैशन, कोई नया विचार, कोई नया चैलेंज, लोग इसे अपनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहते। वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें आउटडेटेड समझें। यह प्रवृत्ति हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगती है और धीरे धीरे हम यह भूल जाते हैं कि हम असल में क्या चाहते थे। इतिहास गवाह है कि जब जब लोगों ने बिना सवाल किए भीड़ का अनुसरण किया है, तब तब समाज को भारी नुकसान हुआ है। कई बड़े युद्ध, सामाजिक उथल-पुथल, आर्थिक संकट, ये सब भीड़ के अंधे अनुसरण का नतीजा रहे हैं। लोग बिना यह सोचे कि सच क्या है, केवल इसलिए किसी विचार को अपना लेते हैं क्योंकि बाकी सब उसे सही मान रहे होते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब असली सोचने वाले लोग, असली लीडर्स और बदलाव लाने वाले लोग खड़े होते हैं। जो लोग भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं, वे ही दुनिया में कुछ नया और क्रांतिकारी करने में सक्षम होते हैं। अगर आप इतिहास के महान आविष्कारकों, कलाकारों और विचारकों को देखें तो पाएंगे कि वे कभी भी आम भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने हमेशा सवाल किए, उन्होंने हमेशा अपने रास्ते खुद चुने। वे इस डर में नहीं जे कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि मैं क्या नया कर सकता हूं। इसलिए अगली बार जब आप किसी भीड़ का हिस्सा बनने लगें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं यह सच में अपने मन से कर रहा हूं
या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब यही कर रहे हैं? अगर आपका जवाब दूसरा है, तो यह समय है खुद को पहचानने का, अपनी सोच को दिशा देने का और इस भीड़ से बाहर निकलकर अपनी अलग राह बनाने का। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने भीड़ का अनुसरण करने के बजाय भीड़ को एक नई दिशा दी। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल, मृत्यु के भय का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? क्या यह असफलता है या फिर अकेलापन? शायद इनमें से कुछ भी नहीं। असल में हमारा सबसे गहरा डर मृत्यु, डेथ है। मृत्यु का भय एक ऐसी भावना है जो हमें जीवन भर सताती है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या नहीं। हम में से अधिकांश लोग मृत्यु के बारे में सोचने से बचते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम मृत्यु के डर का सामना करें तो क्या यह हमारे जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण नहीं बना सकता? मृत्यु के भय को समझना और स्वीकारना शायद सबसे कठिन कार्यों में से एक है। हम हमेशा यह मानते हैं कि मृत्यु दूसरों के साथ ही होगी, लेकिन खुद के साथ नहीं। हम सोचते हैं कि यह दूर है, कि हम इसे समय पर टाल सकते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अपनी मृत्यु के विचारों को दिमाग से बाहर रखते हैं। हम अपनी उम्मीदों, सपनों और कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है कि मृत्यु हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु का डर ही हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। यह डर हमें जीवन के छोटे छोटे फैसलों में अज्ञेय रूप से प्रभावित करता है। हम जो काम करते हैं वे सिर्फ इसीलिए नहीं होते कि हम उन्हें चाहते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि मृत्यु हमें किसी समय बिना किसी तैयारी के पकड़ ले। हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि हम अधूरी जिंदगी जीकर चले जाएं। यही कारण है कि हम अपनी जिंदगी के सभी फैसले करते समय भविष्य में आने वाली मृत्यु को नकारते हैं और कुछ करना या सोचना शुरू कर देते हैं जो हमें समय पर करना चाहिए। हमारा डर अक्सर हमारी उम्मीदों से मेल खाता है। हम खुद से कहते हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो मेरी जिंदगी की शुरुआत है, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे समय निकल जाता है और हम अपने ख्वाबों को टालते जाते हैं मृत्यु के विचारों से बचने के लिए। यह अनजाने में हमारी गति को धीमा कर देता है, क्योंकि हम मरने से डरते हैं लेकिन जीवन जीने का तरीका भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जो समय हम बर्बाद करते हैं वह कभी वापस नहीं आता। हम सभी ने कभी न कभी अपने अंदर मृत्यु का डर महसूस किया होगा। जब किसी करीबी की मौत होती है तो हमें लगता है कि हमें भी ऐसा ही होना है। उस क्षण में हम महसूस करते हैं कि जीवन कितनी नाजुक चीज है और हम कितनी जल्दी इसे खो सकते हैं। हम जो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करते वही एक पल में सोचते हैं, अगर मेरी भी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? यह डर केवल इंसान की मानसिक स्थिति को प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली को भी बदल देता है। लेकिन मृत्यु के इस डर का एक और पहलू है जो शायद हम समझ नहीं पाते। यह डर हमें उस दिशा में प्रेरित करता है जहां हम अपने जीवन का मूल्य समझ सकते हैं। जब हमें मृत्यु के विचारों का सामना होता है तो हमें एहसास होता है कि जीवन सीमित है और हर पल कीमती है। मृत्यु के डर से न केवल हम बचने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह हमें खुद से सवाल करने का मौका देता है, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? दूसरी ओर, जो लोग मृत्यु को नकारते हैं वे जीवन को खाली महसूस करते हैं। वे न केवल अपने जीवन के उद्देश्य से भटकते हैं, बल्कि हर कदम पर वह भय महसूस करते हैं कि उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। वे समय का सदुपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि मृत्यु कभी दूर नहीं जाती। वे बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के अपना जीवन जीते जाते हैं। लेकिन असली समझ यह है कि जब हम मृत्यु के डर का सामना करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। हम हर दिन को इतना मूल्यवान बना सकते हैं कि हमें यह न लगे कि हमने अपनी जिंदगी खो दी। जब हम मृत्यु को नकारने के बजाय उसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें अपने जीवन की वास्तविकता को समझने का अवसर मिलता है। हम अपनी सीमाओं, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। जब हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से जीने का साहस पाते हैं।
यह हमें अपने सपनों का पीछा करने, अपने डर को पार करने और जीवन के हर पल को सच्चे दिल से जीने की प्रेरणा देता है। मृत्यु को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम इसे जल्द ही अपनाने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और मूल्यवान बना सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको मृत्यु का डर महसूस हो तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इस डर को अपने जीवन को जीने के तरीके में एक प्रेरणा के रूप में बदल सकता हूं? पुस्तक के अंत में हम यह समझ पाते हैं कि मानव स्वभाव कितना जटिल और रहस्यमय है। हर व्यक्ति के अंदर गहरे दावे, इमोशंस और विचार चलते हैं जिनका पूरी तरह से अनुमान लगा पाना मुश्किल है। लेकिन जब हम इन नियमों को समझने लगते हैं तो हम न सिर्फ दूसरों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बल्कि खुद को भी एक नई नजर से देख सकते हैं। ये नियम हमें आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और संवेदनशीलता, एम्पैथी के महत्व को बताते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने और दूसरों के बीच के रिश्तों को और भी मजबूत और प्रभावशाली बना सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर आक्रामकता, ईर्ष्या, भय और अन्य छिपी हुई भावनाएं होती हैं। जब हम इन भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें समझते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले ले सकते हैं और रिश्तों में कम गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। यही नहीं, इन मानव स्वभाव के नियमों को समझकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जिस तरह से हम दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसलिए खुद को समझने और दूसरों को समझने की कोशिश करना न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन को और भी प्रभावशाली बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बुकपीडिया पर जुड़ें और इसी तरह के और गहरे ज्ञान से भरपूर वीडियो देखिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।